Hey dear students, welcome back to part 2 of a chapter 4 urbanization and environment। बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर लिया था हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आज मैं आपको आपके ब्रीफ क्वेश्चंस जो है वो शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपको दिया है, गिव द सेंसस डेफिनेशन ऑफ एन अर्बन सेटलमेंट। हमने लास्ट लेक्चर में कई बार सुना अर्बन 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 अर्बनाइजेशन, लेकिन अर्बन सेटलमेंट जो है सेंसस के हिसाब से उसका डेफिनेशन क्या है, किसको हम बुलाएंगे अर्बन सेटलमेंट। तो सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो हमेशा जनगणना हम जिसको बोलते हैं, जनगणना के नाम से जानते हैं, जो हर 10 साल में पॉपुलेशन की स्टडी जो है वो करते हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो इनके हिसाब से अर्बन सेटलमेंट का डेफिनेशन क्या है। द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट एज एनी सेटलमेंट, यानी एनी सेटलमेंट ऐसी जगह having a status of a municipality or a corporation or cantonment is recognized and urban। जहाँ पर उसको हम स्टेटस दे सके म्यूनिसिपैलिटी का, या फिर एक कॉरपोरेशन का, या फिर एक कैंटोनमेंट का। कैंटोनमेंट जहाँ पर मिलिट्री जो है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री आर्मी जो होती है वो वहाँ पर होती है उस एरिया में, उसको हम कैंटोनमेंट बुलाते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो कानपुर जो है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कैंटोनमेंट एरिया बहुत बड़ा, कानपुर जो है वो हमारा इसके लिए बिलोंग करता है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी है, या तो कॉरपोरेशन है, या तो कैंटोनमेंट है, तो उसको हम अर्बन बुलाते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 और मोर। याद करो किसका डेफिनेशन था ये, टाउन का। टाउन के लिए हमने पढ़ा था ना, टाउन में हमेशा 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए। तो सेम हम टाउन को अर्बन में ही काउंट करते हैं, रूरल में तो नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हमको क्या बोलती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 5000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा जो है वो हमको बोलता है हैविंग अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर पर 400 पॉपुलेशन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड जगह जो है वो होनी चाहिए। यानी हर एरिया 400 पर स्क्वायर किलोमीटर की दूरी पर 400 का पॉपुलेशन होना चाहिए, 400 या उससे ज़्यादा। लास्ट सिचुएशन जो है वो हमको बोलता है हैविंग मोर देन 75% ऑफ इट्स मेल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि मेल जो पॉपुलेशन है, जहाँ पर हम अर्बन बुला सके, वहाँ का जो मेल पॉपुलेशन है वो किसी तरीके की नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर के काम में नहीं होना चाहिए। 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन मस्ट बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है, आप कहीं पर काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, या आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, चलेगा। आपका खुद का बिजनेस है तो भी चलेगा, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, तो उस ऐसे एरिया को हम अर्बन एरिया मानते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस डेफिनेशन को देखें अर्बन सेटलमेंट के, तो इसने अर्बन सेटलमेंट के डेफिनेशन में 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहला लार्ज पॉपुलेशन, यानी 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा उसकी डेंसिटी कितना ग्रो कर रहा है, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, तो उसकी डेंसिटी बताइए। तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस किया है, उसके फंक्शन पे, जो अभी अभी बोला है ना हमने, लास्ट वाला सिचुएशन या कंडीशन क्या देखी है कि क्या होना चाहिए, वहाँ का जो मेल पॉपुलेशन है 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर का काम नहीं करना चाहिए। उसे हम बुलाते हैं अर्बन सेटलमेंट, उसे हम बुलाते हैं अर्बन सेटलमेंट। अब आप बोलोगे मैम इतना सा आंसर लिखा है आपने, क्योंकि क्वेश्चन हमको क्या पूछता है, गिव द सेंसस डेफिनेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है, अगर वो बोलता कि और ब्रीफली एक्सप्लेन करो, एलुसिडेट करो, तो हम उस आंसर को और ज़्यादा लिखते, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन मांगा है तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। अब हो सकता है ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ही 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछा जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेशन मेंशन किया है। Now, next question, identify the major social problems of unplanned urbanization। Unplanned urbanization, urbanization क्या होता है, जहाँ पर लोग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होकर शहर में रहने आ रहे हैं, पॉपुलेशन और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, सिटीज़ और ज़्यादा एक्सपांड हो रही है, उसको हम बुलाते हैं urbanization। अब ये जो urbanization है
इसकी ये क्या सोशल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं अगर अर्बनाइजेशन ऐसा अनप्लान रहा तो। देखो, कोई मुंबई में फ़ोन करके तो नहीं आएगा कि मैं यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ, आ रहा हूँ, या मुंबई से कोई जाने वाला फ़ोन करके बैंगलोर में तो नहीं बोलेगा मैं यहाँ से बैंगलोर में आकर रहना चाहता हूँ, सेटल होना चाहती हूँ। कोई नहीं बोलेगा। जिसको जाना है वो यहाँ से निकल कर चला जाएगा, या जिसको आना है वो बिना बोले आ जाएगा। तो ये अनप्लान्ड होता है ना, कोई प्लान करके नहीं आया है हमारे अर्बन एरिया में, तो हमको उस हिसाब से सोचना होता है। ओके, सबसे पहले urbanization refers to the increasing shift in the number of people living in urban areas and decrease in those living in rural areas, expanding cities and towns। तो urbanization जहाँ पर लोग ज़्यादा आकर रह रहे हैं, गांव को छोड़ रहे हैं, गांव में पॉपुलेशन कम हो रहा है, शहर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इससे सिटीज़ एंड टाउन्स क्या होते हैं और ज़्यादा एक्सपांड होते हैं। It is the process through which cities grow as higher percentages of the population come to live in the city। सिटी और ज़्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज पीपल लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आकर गांव से शहर में रह रहे हैं। अर्बन लिविंग इज लिंक्ड विद हायर लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। अब ये जो अर्बन लिविंग है, लोग शहर में क्यों जाकर रहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कोई अपनी पढ़ाई परस्यू करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ग्रेटर एक्सेस टू सोशल सर्विसेज। आपको पार्टीज़ में जाना है, पब्स में जाना है, डिस में जाना है, ये सब आपको गाँव की रूरल लाइफ में नहीं मिलेगा। शहरों में ये सारी चीज़ें होती है, तो क्या करते हैं, शहरों में ही लोग ज़्यादा आकर बसना चाहते हैं। उसी तरीके से कल्चरल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी जो है वो आपको शहरों में, अर्बन एरियाज में मिलता है। नाउ अगर स्टेट वाइज हम डेटा देखें, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मेंशन किया है, स्टेट वाइज डेटा हम देखें तो मोर देन 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इन 10 स्टेट्स। यानी कि अर्बन पॉपुलेशन जो है, मोर देन 75% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आपको इन स्टेट्स में, इंडिया के इन स्टेट्स में देखने मिलेगा, जिसमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड केरला। तो ये 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन का 75% जो है वो इन स्टेट्स में रहता है। महाराष्ट्र जो है उसके पास 50.8 मिलियन पर्सन्स विच आर 13.5% ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी पूरी कंट्री का जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 13.5% जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में रहता है, विच कम्स अक्रॉस टू 50.8 मिलियन पीपल। Now, Uttar Pradesh accounts for about 44.4 million, followed by Tamil Nadu with 34.9 million. यूपी में कितना पॉपुलेशन है, 44.4 मिलियन, और तमिलनाडु में जो है वो 34.9 मिलियन है। गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विद 62.2% अर्बन पॉपुलेशन। गोवा हम सभी जानते हैं, सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, जाने का मन भी करता है। तो यहाँ पर आप जब भी जाओगे आपको अच्छा खासा जो है वो वहाँ पर भीड़ देखने मिलती है जगहों पर, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा अर्बनाइज्ड हो चुका है वो, जहाँ पर पूरे हम बोले तो वहाँ पर जो है वो 62.2% अर्बन पॉपुलेशन जो है वो गोवा से बिलोंग करता है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात हैव अटेन्ड ओवर 40% अर्बनाइजेशन। तो कम से कम इन 4 स्टेट में अर्बनाइजेशन 40% है। अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के साइड में चले जाए तो मिजोरम जो है वो 51.5% अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन वहाँ पर मिलेगा आपको। बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश कंटिन्यू टू बी एट लोअर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन देन दी नेशनल एवरेज। द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड द यूटी ऑफ चंडीगढ़, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूटी, किसकी यूटी क्या होता है, हमारा यूटी है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आर मोस्ट अर्बनाइज्ड विद 97.5% एंड 97.25% अर्बन पॉपुलेशन यहाँ आपको मिलेगा, फॉलोड बाय दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आपको दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद दमन एंड दीव, लक्षद्वीप जो है वो भी फॉलो करते हैं अर्बनाइज, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको इतना देखने नहीं मिलेगा। अब आते हैं हमारे मुद्दे की बात पर, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा लोग आकर रहने लग गए हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन टू लिटिल स्पेस। जगह बहुत कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ आर इंक्रीजिंग देयर साइज ड्यू टू मासिव मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अनडेवलप्ड एरियाज, बट इट स्क्वीज्ड इन स्मॉल स्पेस ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। अब हमने वो कैनियन इफेक्ट पढ़ा था, अर्बन कैनियन इफेक्ट। टॉल बिल्डिंग्स जो है वो बनते जा रही है, लेकिन स्ट्रीट जो है वो और ज़्यादा क्या हो गई है, नैरो होते जा रही है, रास्ते छोटे होते जा रहे हैं, बिल्डिंग ऊंची करते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम ऐसे एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे एक्सपांड होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्राउड जो है, जितनी हमारे पास जगह है उससे ज़्यादा हमारे पास क्राउड आ चुका है। हाउसिंग, ओवरक्राउडिंग लीड्स टू अ कांस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ हाउसेस इन अर्बन एरियाज। दूसरा प्रॉब्लम है घरों का।
इतने सारे लोग आकर रह रहे हैं यहाँ पर, तो हाउसिंग का तो प्रॉब्लम होना ही है, ओवर क्राउड हो चुकी है सिटी। This problem is particularly more severe in those urban areas where there is large invasion of jobless or underemployed immigrants who could not find place to live when they come in cities and towns from the nearby areas। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होती है जो बेचारे गांव छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, जॉब के लिए यहाँ पर आते हैं, किसी से पहचान नहीं है, किसी को जानते पहचानते नहीं है, बस जॉब के हिसाब से यहाँ पर आ गए। अब ऐसे लोग कहाँ जाकर रहेंगे, इनके लिए कोई घर की सुविधा नहीं होती है। मेजर फैक्टर्स फॉर हाउसिंग प्रॉब्लम्स आर लैक ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज इनटू सबर्बन एरियाज, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ हमारे मेजर फैक्टर्स है जो कि हाउसिंग प्रॉब्लम के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। Next reason is unemployment or joblessness as well as underemployment are rampant in urban cities with large population of migrants। अभी जो migrants है, जो migrate होकर आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है undeveloped cities में। Although urban cities में, not undeveloped cities, because they come from undeveloped areas। तो undeveloped areas से urban cities की तरफ आते हैं, unemployed रहते हैं, तो already इनके पास financial resources की कमी होती है। Although one of the major attractions for the migrants are better job opportunities in the cities, but the scenario in cities can be quite different, and the migrants may be left without any job or grossly underpaid jobs, or may find themselves employed in the informal sector with no job security। अब देखो, जॉब एक है, अप्लाई करने के लिए 100 लोग हैं, 200 लोगों को आने दो, लेकिन जॉब तो किसी एक को ही मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ एक इंसान की होती है। तो बाकी के जो 199 लोग हैं, दे बिकम जॉबलेस। अब ये लोग क्या करेंगे, या तो कहीं पर कम पगार मिले या जो भी काम मिले वो करना पड़ेगा, क्योंकि शहर में आकर रहने सहने का खर्चा हमको उठाना है, तो कुछ ना कुछ हमको करना ही पड़ेगा। Additionally, all the urban incomes are higher than the rural incomes. They are dreadfully low because of high cost of living in urban areas। अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में इनकम गाँव के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होती है, राइट। लेकिन दूसरी चीज़ हमको ये भी बोल रहा है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज़ में कंपैरेटिवली, अगर हम अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें, फिर भी हमारी इनकम हमेशा हमको कम ही लगेगी। Slums and squatter settlements। The living space for the immigrants is not so easily available। Explosion of slums occurs due to many factors। अब ये जो slum है इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों? बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ डेवलप्ड लैंड फॉर हाउसिंग। हाउसिंग के लिए प्रॉपर लैंड अवेलेबल नहीं है। हाई प्राइजेस ऑफ लैंड बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्बन पुअर। जो बेचारा अभी अभी आकर रह रहा है, उसके लिए तो घर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वो कैसे रह पाएगा। हाई प्राइसेस ऑफ लैंड बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्बन पुअर। अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ रूरल माइग्रेंट्स टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। यानी कि रूरल माइग्रेंट्स बहुत ह्यूज नंबर में आकर रह रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब। Therefore, the immigrants try to develop their own habitat anywhere along the highways, railway tracks and water pipelines, or on any low and swampy lands which are not livable। अब बेचारे बाहर से आ गए हैं यहाँ रहने के लिए। देखो, घर की तो सुविधा गवर्नमेंट किसी के लिए करके देने वाली है नहीं। आप गांव से यहाँ पर आए हो, रह रहे हो, आप अपना हाउसिंग फैसिलिटी खुद देख लो, रेंट पर रह लो, रिश्तेदार के घर रह लो, कहीं भी रह लो। ऐसे में जिसका घर ही नहीं है, जिसके रिश्तेदार ही नहीं है यहाँ पर, वो बेचारा क्या करेगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो हाईवे पे जाकर रह लो, या तो आपने कई सारे रेलवे स्टेशंस देखे जिसके बाजू में पूरा स्लम एरिया जो है वो फॉर्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ पर जाकर रहेंगे। जगह हमको मिली है, बस ऐसा पथरा डाल दिया, घर बनाकर रह ले, फॉर टेम्पररी सेटलमेंट ही। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्लम्स को और ज़्यादा एक्सपांड करते जा रहे हैं। The growth and spread of slums and unlawful resident settlements, which present a prominent feature in almost all urban cities in the world, face the insecurity of eviction and homelessness। अब ये जो लोग झोपड़पट्टी बनाकर आकर वहाँ पर रह रहे हैं, स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर लीगल तरीके से नहीं रह रहे, ये जो काम है हमारा बहुत ही इलीगल है। तो हमेशा इनको इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कभी ना कभी तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब हमको यहाँ से ज़बरदस्ती से निकाल दिया जाएगा, एविक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो जगह जहाँ पर आप रह रहे हो वो आपने खरीदी नहीं है, आपने टेम्पररी जाकर अपने हिसाब से वहाँ पर रहने का सोच लिया और आप वहाँ पर जाकर रह रहे हो।
Living conditions of the slums are highly unhygienic with poor sanitation, ventilation and barely any living space. अब यहाँ की जो living conditions है slums की, ये बहुत ही ज़्यादा unhygienic होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो शहरों में जहाँ पर आप रह रहे हो ना, आपको sanitation facility, water supply facility मिलती है, लेकिन जहाँ ऐसे slums बनाकर आप रहते हो वहाँ पर आपको किसी तरीके की facility नहीं मिलने वाली है, राइट। तो बहुत ही unhygienic condition होती है। Ventilation and barely any living space, यानी कि वहाँ पर जगह भी ढंग की नहीं रहती जहाँ पर आप रह रहे हो। Very often members of the family are compelled to sleep outside their slums. अब अगर फैमिली इनकी बड़ी है तो कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा लोग हैं, स्लम छोटा है, हमारा घर छोटा है, तो फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा घर के बाहर जाकर सोना पड़ता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। Next is transport. Urbanization poses major challenge to transport system. With traffic jams and congestion, almost all cities and towns of the world are suffering from severe form of transport problem. अब क्योंकि urbanization है, लोग ज़्यादा है, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो चुका है, तो हर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक जैम और कंजेशन जो है वो सिटीज़ में, शहरों में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हर कोई अपनी कार अफोर्ड कर सकता है, व्हीकल अफोर्ड कर सकता है, मोटर बाइक्स अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ नहीं तो जॉब अच्छी है तो लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उतने पैसे नहीं दे सकते हो तो कम से कम EMI पे अपनी गाड़ी खरीद लो और फिर उसको चलाओ रास्ते भर में, राइट। तो इसके साथ ट्रैफिक जैम और कंजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिटीज़ में बढ़ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रॉब्लम है। Transport problem increases and becomes more complex as the town grows in dimension. With its growth, the suburbs of the cities grow and suburbs of the suburbs grow. अब क्योंकि टाउन जो है वो ग्रो कर रहा है तो suburbs cities जो है वो भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। These peri-urban areas also become a commuter zone with people living in these far-flung places and every day commuting to their places of work, adding to the woes of transport problem. अब कहीं ना कहीं क्या होगा, देखो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जो अफोर्ड कर सकता है वो अपनी व्हीकल लेकर जाएगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन बावजूद इसके क्या होता है, होना तो ट्रैफिक है ही, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ती है व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर वर्क प्लेस फ्रॉम देयर होम। नेक्स्ट इज वाटर. Water is one of the most essential elements of nature to maintain life and right from the beginning of urban civilization. यानी पानी एक ऐसा essential element, एक ऐसी ज़रूरत है हमारी जो कि थ्रू आउट हमको जीने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। However, supply of water started falling short of demand as the cities grew in size and number. अब लोग अगर ज़्यादा आकर रहने लगेंगे तो ऑफकोर्स ये सारी फैसिलिटी का भी इस्तेमाल करेंगे वो, तो लोग ज़्यादा है और रिसोर्स जो है वो हमारे पास वो कम हो जाता है। A common sight in the most of the large cities, people queuing up with buckets and utensils to fill up water. Fights along common taps in the cities is a regular feature in urban areas. देखा होगा आपने किस तरीके से जो म्यूनिसिपैलिटी का नल होता है वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से औरतें मिलजुल कर किस तरीके से वहाँ पर पानी भरती है, राइट। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होती है, एक कॉमन नल है, तो आपस में मिलजुल कर लोग वहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरों को मारते हैं, प्यार से मारते हैं, प्यार से गालियाँ देते हैं और वहाँ पर पानी भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है। कई लोगों को आदत होती है कि बकेट भर भर के जमा करते जाओ, क्या पता पानी कब मिले कब नहीं मिले, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। Okay, next is sewerage problem. Urban centers in India are almost consistently beset with inadequate sewage facility. Most cities do not have proper arrangement for treating the sewerage waste and it is drained into a nearly river or in sea as in Mumbai, Kolkata and Chennai, and these activities pollute the water bodies. सेवरेज जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में नहीं, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ है, सिर्फ अपनी कंट्री को बुरा नहीं बोलेंगे हम, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है जैसे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी कंट्री के जितने अर्बन एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर ये सीवरेज फैसिलिटी जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, बाद में प्रॉपरली हम इसको डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, तो बाद में वाटर बॉडीज़ में इनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है वो भी हम क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। Next is waste disposal. As cities grow in volume, the amount of garbage or trash produced by the city also grows. One of the biggest challenges faced by all the major urban areas of the world is managing the garbage in an efficient manner. जैसे जैसे शहर तरक्की करते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, कितने भी पढ़े लिखे हो, ठीक है, हम तो कचरा करने वालों में से है, वो हम करके ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वेस्ट भी उतना ज़्यादा जनरेट हम जो है वो कर रहे हैं।
Now, enormous quantities of garbage produced by cities are mostly dumped into overflowing dumping grounds, which are breeding grounds, mosquitoes and rodents. अब ये जो enormous quantities of garbage यानी कि huge quantities of garbage जो शहरों से प्रोड्यूस होता है, इसको कहीं ना कहीं एक जगह पर जाकर हमको क्या करना पड़ता है, इन सारे कचरे को डंप करना पड़ता है। तो जहाँ पर हम डंप करते हैं वो घर हो जाता है, किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए और रॉडेंट्स के लिए। रॉडेंट्स यानी कि हमने चूहों को देखा है ना, चूहे में जो बड़ी वाली प्रजाति होती है ना, उसको हम रॉडेंट बुलाते हैं। ओके, तो उनके लिए क्या हो जाता है, ये गार्बेज एरिया एक घर हो जाता है वहाँ जाकर रहने के लिए। द टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम दीज लैंडफिल्स और डंपिंग ग्राउंड्स लीच डाउन इनटू द सॉइल एंड कंटामिनेट्स द अंडरग्राउंड वाटर एज वेल। अब इसमें से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते हैं इन कचरों में से, वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की क्वालिटी को क्या करते हैं, खराब करते हैं। अब वो मिट्टी के अंदर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ग्राउंड वाटर तक भी पहुंचते हैं और जाकर उस ग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। नाउ पीपल हु लिव नियर द डिकम्पोजिंग गार्बेज एंड raw sewage are victims to several diseases such as dysentery, malaria, plague, jaundice, diarrhea and typhoid। अब जो बेचारे इन ऐसे एरिया के पास रहते हैं, जैसे हमारा देवनार जो है वो बड़ा ही डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर सारा गार्बेज जो है वो वेस्ट डंप होता है। अब इस एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं, ये बेचारे हमेशा कोई ना कोई डिजीज़, कोई ना कोई बीमारी से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ऐसी जगहों पर अगर आप रहोगे, ऐसे जगह के आसपास में अगर आप रहोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब होनी ही है। Next है health problems. Factors affecting health in the cities are mainly the living environment, access and use of public healthcare services, unhygienic slums and poor sanitation facilities। तो ये कुछ reasons हैं जो कि health को affect करती है। Environmental problems can cause many other problems such as poor air quality। अब environmental problem क्या है, जैसे कि एयर की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है एयर पोल्यूशन की वजह से, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, एस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, या किसी तरीके की फिजिकल इनएक्टिविटी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। Impure water supply can cause the spread of infectious diseases through the water supply or through food such as waterborne and foodborne diseases। अब वाटर सप्लाई जो है, अगर पानी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ख़राब पानी अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली वाटरबॉर्न डिजीजेस होने के, जो पानी की वजह से डिजीज़ होता है हमको, वो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस कैन कॉज डेथ्स फ्रॉम सीवियर हीट और कोल्ड। क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती है तो उसकी वजह से डेथ तक होने के चांसेस हो जाते हैं। Lead poisoning leading to developmental and behavioral problems, second-hand smoke and exposure to carcinogens can cause cancer। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को सीवियरली क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। Physical, mental and social health is affected by living conditions. Issues of overcrowding, lack of resources, poverty, unemployment and lack of education and social services can lead to numerous many social problems. For example, crime, violence, drug use, high school dropout rates and mental health problems। So these are some of the problems which can be faced by the citizens who are living in urban areas। तो उनकी health इस तरीके से effect जो है वो हो सकती है। Now these are some common symptoms which we already know, तो जिसको मैं डिटेल में डिस्कस आपके साथ नहीं कर रही हूँ। Next is social heterogeneity. The original homogeneous nature of people is gradually lost as the people are from different and distant areas immigrate into the town। Social heterogeneity का मतलब होता है यहाँ पर लोग अलग अलग हैं, उनके कल्चर अलग अलग है, उनकी बोली अलग अलग है, राइट। गांव में क्या होता है, दे बिलोंग टू अ सेम कम्युनिटी। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ओके। यहाँ पर गांव में क्या होता है, हम लिमिटेड लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, हमारे नेचर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर्स होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़, हमारा रहना सहना बहुत सिमिलर होता है। शहरों में क्या होता है, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो होमोजीनियस, वो जो आइडेंटिकल चीज़ें थी, लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। As the people from different and distant areas immigrate into the town, क्योंकि टाउन में अलग अलग जगह से लोग आकर रह रहे हैं, इसलिए उनकी बोली अलग है, उनका कल्चर अलग है। Most of these migrants differ in their customs, way of life, language, social and economic status। अब क्या अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला, लैंग्वेजेस अलग हो सकती है, इनकी ज़िंदगी जीने का तरीका अलग हो सकता है, इनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इनकी प्रथाएं जो है वो अलग है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स इन सिटीज़ टू कोप अप विद द न्यू सोशल एनवायरनमेंट। अब क्योंकि लोग इतने अलग अलग हैं, इसलिए हम इमीडिएटली सबके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तुरंत तो नहीं कर पाते हैं, इट टेक्स सम टाइम। They cannot easily adjust with the local people due to difference in certain cultural facets like language, religion and customs।
or sort of cultural divide is developed due to such difference. To add it to, the local people and the immigrants show a vast economic divide even among the immigrants. अब जो लोग यहाँ से दूसरी जगह पर जाकर जिस एरिया में आप जाकर रहते हो वहाँ पर लोगों की बोली अलग है, रहना सहना अलग है. हो सकता है वो ऐसे लोग हो जो 10 बजे अपना लाइट बंद करके, फ़ैन भी बंद करके, एसी ऑन करके सो जाते होंगे, ठीक है. लेकिन आप ऐसे हो जिसको रात भर जागने की आदत हो, या फिर आप ऐसे इंसान हो तो 10 बजे गांव में रहते थे तो तब तक 10 बजे सो जाते थे. अब शहर में रह रहे हो तो 2-3 बजे भी आपको ढोल की आवाज़ आ रही है या फिर पार्टीज़ चल रही है तो उन सारी चीज़ों की आवाज़ें आ रही है, तो आप 2 बजे तक जाग ही रहे हो. क्यों? क्योंकि आप जिस कल्चर में आए हो, आप जहाँ पर आए हो, कम्प्लीटली आप एक डिफरेंट माहौल में आकर रह रहे हो, तो जहाँ पर एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. अब आप तो इमिग्रेंट हो, आप बाहर से यहाँ पर आए हो, जो उसी एरिया को बिलोंग करते हैं, उसी रीजन को बिलोंग करते हैं, कई बार वो लोग भी क्या करते हैं, एक डिफरेंस बताते हैं कि आपका कल्चर हमारा कल्चर जो है वो अलग है. तो वो खुद ही वो एक लाइन जो है आपके साथ में ड्रॉ कर लेते हैं. अब आपका नेचर ऐसा था कि मिलजुल कर रहा हो, लेकिन उन्होंने आपको बता दिया कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करनी है, तो अल्टीमेटली दैट इज गोना अफेक्ट यू. ओके. Next is urban crimes. With migration of different types of people with different economic, cultural and social background, problem of crimes increases with the increase in urbanization. Urbanization बढ़ रहा है तो जॉबलेस है लोग, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास जॉब की, तो क्रिमिनल रेट जो है वो भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है. In fact, the increasing trend in urban crimes tends to upset peace and tranquility of the cities and make them insecure to live in, mainly for the women. अब ये जो इंक्रीज़ हो रहा है अर्बन पॉपुलेशन के अर्बन क्राइम्स में, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से वो पीस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है. स्पेशली जो है वुमेन्स के लिए थोड़ी सी सेफ्टी एक इशू हो जाती है. Growing materialism, consumerism and competition in everyday life, selfishness, lavishness, appalling socio-economic disparities and rising unemployment and feeling of loneliness in the crowd are some of the primary cause responsible for alarming trends in urban crime. तो ये जो urban crime rate इतना बढ़ रहा है, तो ये कुछ factors है जो कि crime के लिए responsible है. Not only the poor, deprived and slum dwellers take to crime, youngsters from well-to-do families also resort to crime in order to make fast buck and for meeting requirements of a lavish life. अब आप बोलोगे ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ये कभी ना कभी गरीबी की वजह से ही क्रिमिनल बनते हैं, राइट. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करने वाले भी क्रिमिनल निकलते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सबको क्विक मनी बनाना है, ऐसे पैसे बन जाने चाहिए हमारे, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. तो ऐसे में किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना और उनसे पैसे ऐंठ लेना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हो गई है. तो इसकी वजह से क्या है, आप नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ गरीब ही एक क्रिमिनल हो सकता है, एक अच्छा खासा अमीर भी क्रिमिनल हो सकता है. वैसे कई सारे अमीर ऐसे हैं जो पैसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन हम उनको आइडल मानते हैं. ओके. Occasional failures in life also drag youngsters to crime. कई बार लाइफ में आप फेल हो गए मतलब एग्ज़ाम में फेल होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ज़िंदगी के भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाते हो. हाँ, ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में, लेकिन इससे गरीबी और अमीरी का कुछ लेना देना नहीं है. जिसको लेविश लाइफ जीना पसंद है उसको लेविश लाइफ ही चाहिए, तो वो हमेशा क्राइम ही करेगा. देन वी हैव द लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ अर्बन पॉल्यूशन. अर्बन पॉल्यूशन जो है वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जो जिम्मेदार है. Large population in cities demands a well-developed transport system as well as more land for housing. This results in large-scale cutting down of green trees in the cities and disappearance of mangroves in cities like Mumbai, resulting in serious environmental problems of air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution. अब urban population इतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमको अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सुधारना है, उसी के साथ साथ लैंड भी अवेलेबल करके देना है हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए. अब क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ हमको देना है तो कहीं ना कहीं हमको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, झाड़ जो है उसको कट करना पड़ेगा, जंगल के एरिया को कट करके उसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं मुंबई जैसे शहर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज जितने भी हम पॉल्यूशन देख रहे हैं ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है. सिर्फ मुंबई की बात नहीं करेंगे, वो तो एग्जांपल में यहाँ मुंबई दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कई सारे शहर है जहाँ पर आप देखो तो बहुत ज़्यादा. अब आप बैंगलोर में देखो ट्रैफिक जैम्स कितना मिलता है आपको, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, राइट. तो ये कुछ रीज़न है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से फेस किया जाता है.
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे जितने क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से अपने हर लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।